हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके लिए आज एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम आपके लिए छठवीं क्लास दे रहे हैं। ठीक है, कुछ देर होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आज ये लास्ट पार्ट होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग बहुत कुछ ही बताने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि सब लोग इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हालांकि वीडियो पड़ी रहेगी तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। हम आज पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं, मतलब वो पिछली वीडियो को भी इसमें कवर करते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक स्टोरी है। हम स्टोरी के बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे, अचानक हड़प्पा पुरस्कार उन्हें मिला। ठीक है, जो इंजीनियर रेलवे लाइन में कार्य करवा रहे थे तो उनको हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे पुरस्कार मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में हैं। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा भंडार खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अब वहाँ से हजारों ईंटें निकालनी, तो वो तो स्वाभाविक है कि इमारतें नष्ट हो ही जाएंगी। ईंटों की ही इमारतें थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। लेकिन इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। 4700 ईयर। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। और फिर हम उन नगरों की विशेषताएं देखते थे। क्या विशेषता है ऐसी नगरों की? तो विशेषता ये थी कि जब इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया नगरों को, तब पश्चिमी भाग जो था उस नगर का, तो वो नगर बहुत ऊंचाई में बना हुआ था। और जो उनका पूर्वी भाग था तो वो नीचे बना था। और जो ऊंचाई में बना था उसे उसे उस नगर का नाम दुर्ग कहा गया। ठीक है, और जो नीचे बना था उसने निचला 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 नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। हालांकि इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। वैसे अभी की ईंटें देखी जाए तो इतनी मजबूत नहीं होती हैं। 100 या 2-4 साल, 200-400 साल बस इतने ही है, मिनिमम इतने ही उनकी एज होती है ईंटों की। तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। पहले मजबूती का काम भी बहुत होता था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। मोहनजोदड़ो में एक तालाब, मैंने उस पहले वीडियो में बताया गया था कि तालाब बनाया गया, उसे महान स्नानागार पुरातत्वविदों ने कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब चारकोल की परत बनाई गई चढ़ाई के लिए, और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई थी और चारों ओर उसके कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाल कर भरा जाता था। ये बात सोचने वाली है कि इतना बड़ा स्नानागार और कुएं से पानी निकाल, और जब वहाँ के विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे तभी वो कुआं से पानी निकाल कर स्नानागार भरा जाता था और उसका पानी निकाल दिया जाता था। तो ऐसे ही हमारे महान स्नानागार थे। किसमें? मोहनजोदड़ो में था ये स्नानागार। अब बात करते कालीबंगन और लोथल। कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले, वहाँ अग्नि कुंड के साथ मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए गए होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। हम आपको ऐसे बहुत सारे कुछ नगर हैं जिनका हम एक मैप आपको दिखाएंगे। मैप हालांकि कुछ ऐसा मैप होगा, तो मैप में आपको जितने उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर नगर हैं
तो उस नगर में आपको मैं इस मैप में सारे नगर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, सोतकाको, चहुंदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतका, लोथल और इत्यादि सब नदियों के बारे में भी है कि इस नदी के किनारे क्या क्या है, ठीक है। तो आप इस मैप को अध्ययन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्नानागार के बारे में। तो आपको बात हो ही गई है, ठीक है। तो स्नानागार क्या था क्या नहीं था, वहाँ कुएं से पानी निकाल कर भरा जाता था। अब बात करते हैं वहाँ के भवन और नाले, सड़कों के बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलें होती थी। इन नगरों के घरों की मंजिलें एक या दो होती थी। और वो जो दुर्ग होते हैं वो उनकी बात अलग हो जाती है, वो फिर हाई लेवल के हो जाते हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में भी कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी, कि ताकि घर का पानी उस नालियों में जाए और नाली का पानी बड़े नालों में जाए। तो इसलिए बड़ी व्यवस्था के साथ ये सब उन्होंने कार्य करवाया। और उसके बाद जो बाद में जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी, उन्होंने हर हर मतलब प्रत्येक जगह में कुछ कुछ दूरी में मेन हॉल बनाए, जिनके द्वारा मतलब नालों और सड़कों की सफाइयाँ की जा सकें। तो ये सब उनकी योजनाएं थी। अब आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगरीय जीवन क्या थी, लोग कैसे जीते थे। तो हड़प्पा की नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ के जो शासक होते थे लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर, धातु इत्यादि चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी जैसे बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। इसके अलावा अन्य नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लाते थे। जैसे कि आप लोग कभी भी कहीं भी जाएंगे, सपोज दैट मेला ले लीजिए, मेला देखने जाएंगे तो आप वहाँ से कुछ ज़रूरतें सीधे लाएंगे अपने लिए। तो वो साथ लाते थे। सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ भी सुनते थे और माइंड में रखते थे। मिट्टी से बने वो खिलौने भी, भाई वहाँ से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को साक्ष्य भी मिले मिट्टी के खिलौने। तो अनुमान लगाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नगरीय जीवन में जीने वाले लोग थे तो वो कहीं ना कहीं खिलौने से भी बच्चे खेलते रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे जो मोहर के ऊपर चिन्ह, एक खास लिपि है, आपको यहाँ दिया होगा कि इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। तो आप इन मतलब वो ये जो ऐसी मोहर में जो चिन्ह लगा है वो इस ऐसी खास लिपि से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उस पर बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये है हड़प्पा की मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह में एक खास ऐसी लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि इसका अर्थ क्या है। यह हमारी हड़प्पा सभ्यता की मोहर है, ठीक है। तो आप इस चिन्ह को भी देख लेंगे। चिन्ह को भी जैसे कोई भी चिन्ह दिखाकर मतलब फोटो वगैरह कुछ भी दिखाकर पूछे तो आप इसको आसानी से बता पाएँ। इसलिए मैंने आपको आज मोहर के बारे में बताया है कि ताकि आप लोगों को इस सब जानकारियों से अवगत मिला दे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि वहाँ के नगर और नए शिल्प क्या हैं। आओ अब ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त चीज़ें हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर मतलब जो हमें हमारे जो आर्कियोलॉजी थे तो उनको वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई हैं जो अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसों से लगभग औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे और सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बांट फलक हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि
एक क्या था ना कि एक हमारा विशेष प्रकार का पत्थर था, पत्थर के बाँट बोल सकते हैं। तो इन बाँटों को बनाया गया, इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। जो पत्थर के बाँट थे उन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। एक विशेष बात बताऊं, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बायमन के, इनमें से कई कॉर्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश मन के बनाए जाते थे, इनके बीच छेद कर दिए जाते थे ताकि धागा डालकर आप उनको पहन सको। देखिए मैं आपको कुछ ऐसे औजार दिखाता हूँ। औजार आपको औजार आपको ये आपके हड़प्पा के कुछ ऐसे प्रमुख औजार हैं, जिनमें आप में ये आपकी मोहर है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता की ये मोहर है। और ये आपके कुछ ऐसे औजार हैं, ठीक है। ये हैं जैसे औजार, ये हैं आपके इस बिंदु पर देखना, ये हैं आपके वो पत्थर जो चार्ट पत्थर से बनाए गए हैं, जिनमें छेद करके बीचों में बीच में छेद करने के बाद आपको एक माला की तरह बनाए जिसमें आप धागा डालकर पहन सकें, ठीक है गाइज। और अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूर्तें बनाते थे, कैसे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कलाकार भी बहुत थे वो, ठीक है। जैसे कि आपको मिट्टी के बर्तन इस कोने में दिखेंगे, ये हैं मिट्टी के बर्तन, देखिए ये रखे हैं, ठीक है। अभी आप इनको अभी आज के युग में देखेंगे तो प्लास्टिक वगैरह वगैरह के आते हैं, लेकिन इनकी मिट्टी देखिए कितने अच्छे बर्तन लग रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आपको मैं इन सब चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ। और फिर हम संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी जानेंगे कि खेती वेती के बारे में। ये क्या भाई, खेती वेती भी होती है, क्या खाते होंगे वो। तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और एक बात मैं बता दूं आपको कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आग का आविष्कार हो, मतलब आगे आग का आविष्कार नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आग के साक्ष्य मिले। जो कुरनूल की गुफाएं थीं, तो उस कुरनूल की गुफाओं से हमें कुछ राख मिली थी। तो राख मिलने का मतलब है कि आग जलाई गई होगी वहाँ। कुरनूल की गुफाओं में रहने का तात्पर्य बारिश से बचना, जानवरों से बचना, और आग जलाई गई होगी। आग जलाने का तात्पर्य है कि वो अपने मांस को भूनते होंगे और जानवरों से बचने के लिए आग जलाई होगी। वहाँ से राख के साक्ष्य मिले हमारे पुरातत्वविदों को। तो अधिकांश यही मानना हो, अनुमान लगाया जाता है कि कुरनूल की गुफाओं से ही आग के कुछ अवशेष मिले। तो अब हम बात करते हैं कि कपास की खेती 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की ईंटें और फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब मैं आपको फेंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ये जो फेंस हैं। और बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस के से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये आपका फेंस एक पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं फेंस। और इनसे मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो गाइस ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। और इसमें लोग भोजन, रहने वाले के लिए भोजन नगरों में कैसी व्यवस्था होती थी। लोग नगरों के अलावा गांवों भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहिक ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे वेर,
जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कैसे किया गया। जो हमारा गुजरात के कच्छ के इलाके में खदर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वहाँ से साफ पानी मिलता था, बिल्कुल क्लीन स्वच्छ पानी, और ज़मीन भी उपजाऊ थी वहाँ की। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। जब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यहाँ कुछ अवशेषों में हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या रहस्य रहा होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1390 साल पहले, 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधनों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन कुछ कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा और पूरे इलाकों में नहीं हुआ होगा। तो वो इलाके तो रहना चाहिए, लेकिन सभी इलाके समाप्त ऐसे हो गए। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। इसके अलावा लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जो हमारे मतलब 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ है, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस, ये आपकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको 6 पार्ट दिए हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हम आपको 1400 साल बाद के बारे में बताएंगे, तो आप हमारी अगली वीडियो में मिलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड